आपने क्या बनना है? फौजी बनना है। फौजी बन के क्या करेंगे? फौजी बन के हम अपने पाकिस्तान के लिए बोलेंगे। उसका नाम क्या है? नारे पाकिस्तान। मीनारे पाकिस्तान लेंगे? जी। ठीक हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। की पाकिस्तान के साथ मैं हूँ महानूर कुरैशी और आज हम चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो रावलपिंडी में मौजूद हैं। यहाँ पे वो बच्चे होते हैं जिनका दुनिया में कोई नहीं, वो बच्चे जो अपने घर वालों से बहुत दूर हो जाते हैं या वो बच्चे जो किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। आज हम जानेंगे उन बच्चों से उनकी राय कि वो यहाँ पे अपने वालिदैन से दूर किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनके साथ किस तरह बर्ताव किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं बच्चों से उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम असद है। असद, कब से आप यहाँ पे हैं? मुझे 4 साल हो गए यहाँ पे। तो असद ये बताएं कि 4 साल में आपके कितने दोस्त बने हैं और फेवरेट दोस्त कहाँ है आपका, बेस्ट फ्रेंड कहाँ है? मेरे यहाँ से बहुत दोस्त हैं मगर मेरा जो फेवरेट दोस्त है ना वो ऊपर सोया हुआ है, वो अभी आया ही नहीं खेलने के लिए। यानी कि आपने उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया, वो सोया हुआ है और आपने उसे सोया रहने दिया है? हाँ, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानता, वो सोया हुआ है, इसलिए मैंने उसको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 10th क्लास में हूँ। स्कूल आपका यहीं है या कहीं और जाते हैं? जी, प्राइवेट दाखिला भेजा हुआ है, टाइम कम था ना, इस वजह से मैंने प्राइवेट दाखिला भेज के तो तैयारी करवा रहा हूँ। मुझे टीचर अवेल हुए हैं और सब कुछ मेरे लिए बहुत अच्छा हो रहा है। हमें बहुत अच्छी तरबियत दी जाती है यहाँ पे, हमें बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे टीचर्स हैं जो आपको आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली, आपकी क्लास के अकॉर्डिंगली पढ़ाते हैं? जी बिल्कुल, मुझे 2 टीचर मुझे मिले हुए हैं, वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मुझे पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच असद, और हमने आपको बुला लिया, आप खेल रहे थे, एंजॉय करें। थैंक यू जी। जनाब, हम चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा बच्चा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला मार। अब्दुल्ला, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? लसरी। कौन सी क्लास में? लसरी। यहीं पढ़ते हैं या किसी स्कूल में जाते हैं? स्टूल। स्कूल में है। तो मुझे ये बताएं कि ये आपका प्ले टाइम कब होता है, खेलने कब आते हैं? अभी तो आप खेल रहे थे, मैंने आपको रोक लिया, लेकिन वैसे दिन में कितनी दफ़ा खेलते हैं, कितनी दफ़ा आते हैं इधर? 4 दफ़ा। 4 दफ़ा? तो फ्रेंड्स के साथ आते हैं या अकेले आते हैं? फ्रेंड के साथ। कौन है आपके फ्रेंड्स? वो ज़्यादा किधर है वो? ऊपर। ऊपर हैं। तो ये आपके फ्रेंड्स नहीं हैं जिन्होंने आपके झूला जो है वो सही स्टेबल करके रखा हुआ है? जी। क्या क्या नाम है इनके? तय्यूशी, अंसर, विंशा, फादुज़ीर। अच्छा बताओ, सबसे ज़्यादा चीज़ खाने में क्या पसंद है? फ्रूट सारा तो। फ्रूट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जो आप मांगते हो आपको मिल जाता है यहाँ पे? जी। कुछ भी खाने का दिल चारों बताते वो बना देते हैं? जी। तो कौन सुलाता है रात को? खुद सोते हैं चाचू। खुद सोते हो? तो कभी किसी की याद नहीं आती? आती है। किसकी याद आती है? मामा पापा। मामा बाबा की याद आती है तो क्या करते हो? रोते हैं रोते हो तो चुप कौन कराता है? बच्चे। बच्चे चुप कराते। चलो खेलो। थैंक यू सो मच जी। जनाब, हम चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में मौजूद हैं और बच्चों से पूछ रहे हैं कि किस तरह वो अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, अपने पेरेंट्स से दूर, अपनी फैमिली से दूर। तो अभी जानते हैं कि बच्चों की तालीम के बारे में चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो क्या कर रहा है, क्या इनको दीनी तालीम दी जाती है या नहीं। आइए जानते हैं बच्चों से उनकी राय। जी बच्चों, मुझे ये बताओ कि नमाज किसको आती है? अच्छा, और कलमा किसको आता है? आता है? पहला कलमा सुनाओ। पहला कलमा तैयब तैयब ने पाक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये किसने सिखाया आपको? कारी साहब। कारी साहब यहाँ आते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में? जी। रोज़ पढ़ाते हैं आपको? जी। ठीक है। और ये बताएं कि जो स्कूल का काम होता है वो कौन करवाता है आपको? सर। सर। आपको? टीचर। टीचर कराती हैं। आपको? टीचर। टीचर करवाती हैं। तो खेलते कब हैं आप सब? 5 बजे। 5 बजे? अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह आपने बताया कि कारी साहब आते हैं और आपको ये टीचर करवाती हैं काम, तो डांटते भी हैं आपको काम करवाते हुए? नहीं 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 डांटते। और अगर खेलते हुए ज़्यादा दिल चाहे खेलने का और बस अभी सोने का टाइम आ जाए तो क्या करते हैं फिर? ऊपर चले जाओ। तो जिद नहीं करते? नहीं कभी जिद करते हैं तो कोई डांटते हैं? नहीं कोई नहीं डांटता। और मुझे ये बताएं कि किस तरह आपको जो है दीनी तालीम दी जाती है, क्या क्या सिखाया जाता है? यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
चलो आप बता दो। कल में नमाज और नमाज और क्या सिखाया जाता है? पढ़ाई करवाते हैं। और अगर नमाज स्किप हो जाए तो डांटा भी जाता है? नहीं। प्यार से समझाया जाता है? अभी तक आपने क्या सीखा यहाँ पे? मैंने नमाज कलमे दुआएं। कलमा सुना दो। पहला कलमा तैयब तैयमन पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, आपको तो कलमा भी आता है। यहाँ पे बच्चों की तरबियत भी अच्छी की जा रही है, दीनी तालीम भी सिखाई जाती है। ज़रा अब हम दुनियावी तालीम की तरफ चलते हैं। मुझे बताएं कौन सी क्लास में आप? 10वीं। यहीं पे पढ़ते हैं या किसी स्कूल में जाते हैं? यहीं पर। यहीं पर पढ़ते हैं। अच्छा, शौक किस चीज़ का है? झूलों का। झूलों के अलावा? पढ़ने का। पढ़ने का। तो बड़े होके बनना क्या है? फौजी। फौजी बनना है। क्यों बनना है फौजी? इंडिया को ख़त्म करने बस। और फौजी करता क्या है? ट्रेनिंग सीखता है। और क्या क्या करता है? अपने दुश्मनों को मार। आपने क्या बनना है? फौजी बनना है। फौजी बन के क्या करेंगे? फौजी बन के हम अपने पाकिस्तान के लिए बोलेंगे। उसका नाम क्या है? नारे पाकिस्तान। मीनारे पाकिस्तान लेंगे। जी। ठीक हो गया जी। अच्छा बताए आपने क्या बनना है? फौजी। फौजी बन के क्या करेंगे? मुल्क की हिफाजत। किस तरह करेंगे? दहशत गर्दों को हमला कर। ठीक है। आपने क्या बनना है? फौजी। फौजी बन के क्या करना है? दुश्मनों का मुकाबला करें। दुश्मनों का मुकाबला करके क्या करेंगे? चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। एक और बहुत प्यारा सा बच्चा हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? रान सईद। ये अपना मोबाइल फ़ोन दिखाएंगे मुझे? सामने कैमरे में दिखाएं। ये इस पे किसकी पिक्चर बनी हुई है? किसी छोटे बच्चे। छोटी बच्ची की। ये किसने लेके दिया आपको? चाचू ने। कौन है चाचू? चले गए। यहीं पे होते हैं चाचू? तो अगर कभी टॉयज चाहिए हो या दिल चाह रहा हो कुछ लेने का, तो क्या यहाँ पे आपको लेके दे दिए जाते हैं? जी। और क्या आपने लास्ट गिफ्ट लिया था यहाँ से? मोबाइल। मोबाइल लिया था। क्यों, मोबाइल्स के शौक है? और जो और चीज़ों का शौक है वो टॉयज क्या आपको लेके देते हैं चाइल्ड ब्यूरो वाले? जी। चलें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 2। उस्मान को गुस्सा आया हुआ है? नहीं। ऐसे ही रहते हैं गुस्से में, सीरियस? अच्छा, मुझे ये बताएं कि पढ़ते हैं आप इधर ही या कहीं और जाके पढ़ते हैं, किसी और स्कूल में जाते हैं? इधर ही पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हैं क्लास में आपके? जी। कितने फ्रेंड्स हैं? 5-6 ही है। शरारतें तो नहीं करते होंगे ना आप? नहीं, यहाँ पे और लोग बच्चे करते हैं शरारतें? थोड़े बहुत करते हैं। तो जो बच्चे शरारतें करते हैं क्या उनको पनिश किया जाता है, डांटा जाता है या कभी कभार हाथ भी उठा दिया जाता है? नहीं, समझाते हैं बस। कौन समझाता है? चाचू। चाचू कौन है? सुपर होते हैं, डिप्टी पर। ठीक है। और कभी भी चाचू ने डांटा नहीं है, गुस्सा नहीं किया? किया तो है। तो किस तरह डांटते हैं वो? बस वैसे ही उधर बैठा रहता है लेदा, गुस्सा करते, फिर बच्चे नाराज़ होते, फिर बाद में समझाते हैं उनको। चाचू मनाते भी हैं आपको? 6 तो यहाँ पे कब आए आप? साल हो गए इधर। 6 साल हो गए। तो 6 सालों में जो है आप किस तरह देखते हैं? आपके यहाँ से जाने का दिल चाहता है? नहीं। जब कभी यहाँ से बाहर गए हैं 6 सालों में कहीं रहने? जी। मिस किए यहाँ को? हम्म, अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतने प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में मौजूद हैं अभी, तो आपस में लड़ते तो होंगे? लड़ते हैं? नहीं, कभी कभार हो जाती है लड़ाई। अच्छा, कभी कभार हो जाती है लड़ाई। कौन सबसे ज़्यादा लड़ते हैं इन सब में? इन सब में से तो कोई भी नहीं लड़ता, ये सब अच्छे बच्चे, 1-2 बच्चे हैं वो बड़े हैं थोड़े, वो लड़ते हैं आपस में बस। अच्छा, आप लड़ते हो? नहीं। आप लड़ते हो? नहीं। आप लड़ते हो? नहीं। नहीं। आप लोगों से कोई लड़ता है? आपस में नाराज भी नहीं होते? जब कोई नाराज़ होता है तब ये फिर उसको मनाता, मतलब ये सब फनी है। अच्छा, मनाते हो? किस तरह मनाते हो? मना के दिखाओ। नहीं आता। अच्छा, कौन ये बातें सिखाता है कि जब नाराज़ हो जाओ तो मनाना भी चाहिए? हमारी मैडम है एक साइकोलॉजिस्ट, मैडम इतरत, वो हमें सिखाती हैं। यही होती हैं? जी।
यानी कि यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का इंतज़ाम भी है। वो बच्चे जिनको रेस्क्यू किया जाता है, वो बच्चे जो घरों से दूर होते हैं, परेशान होते हैं, किसी भी परेशानी का शिकार हो जाते हैं, स्टडीज़ का इशू होता है, इंटरपर्सनल इशू होते हैं, तो उन बच्चों को अच्छे से काउंसल किया जाता है। आपने यहाँ पे ये भी देखा कि बच्चों की दीनी तालीम पे भी ज़ोर दिया जाता है, उन दुनियावी तालीम पे भी और उनकी मेंटल हेल्थ पे भी। हमारा सी करवाता है, मैच भी खिलाता है और 2 वीकेंड 3 वीकेंड के बाद हमें बाहर ग्राउंड में भी लेके जाया जाता है। वहाँ भी हम खेलते हैं मैच दूसरे बच्चों के साथ और हमें बहुत मज़ा आता है। और वो आज उनकी छुट्टी थी क्योंकि वो हफ्ते में 3-4 बार आते हैं और हमारे म्यूज़िक टीचर भी आते हैं, वो भी हमें म्यूज़िक वगैरह सिखाते हैं और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। हमें बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, बिल्कुल घर की तरह हमें यहाँ माहौल मिलता है। बस हम बहुत खुश हैं यहाँ पे। थैंक यू। हमारे साथ अभी अली आबिद नकवी साहब मौजूद हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो रावलपिंडी के। अली साहब, ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों कायम हुई और कब कायम हुई? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं की पाकिस्तान की टीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो इस इदारे के हवाले से इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो इसके बैकग्राउंड के हवाले से मैं बताऊँ, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इदारा है जी। और 2004 में एक कानून बना था, पंजाब डेस्टिट्यूट एंड नेगलेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट। उस एक्ट में ये लिखा गया था कि हुकूमत पंजाब के तहत पंजाब में एक ऐसा इदारा बनेगा जो 15 साल से छोटे बच्चे रेस्क्यू करेगा, जो कि बैगिंग में इन्वॉल्व किए जाते हैं, छोटी मोटी चीज़ें बेचने में इन्वॉल्व किए जाते हैं सड़कों के ऊपर, या घर से भागे हुए होते हैं, नशे की हालत में होते हैं, या छोटी मोटी चीज़ें बेचने की आड़ में भीख मांगते हैं। तो ऐसे बच्चों को फांसी तहवील में लेके रेस्क्यू करके उस लोकेशन से उनको एक ऐसे दायरे में लेके जाया जाएगा जहाँ पे उनके लिए हॉस्टल होगा और तालीम का, फ़नी तालीम का और साइको काउंसलिंग का बंदोबस्त होगा उनके लिए। तो 2005 में फरवरी में लाहौर में ये पहली दफ़ा इदारा कायम हुआ था। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लाहौर में सिर्फ लॉन्च किया गया था। उसकी कामयाबी को देखते हुए फिर फर्दन 2007 में मुल्तान में बना, 2008 में रावलपिंडी में बना। इस तरीके से फैलता फैलता अब पंजाब के 9 डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में ये हमारा दफ्तर कायम है। और लाहौर और गुजरांवाला में बच्चों और बच्चियों के हॉस्टल हैं और बाकी सेंटर्स में जो 7 सेंटर हैं वहाँ पे सिर्फ बच्चों को फांसी तहवील में लेके उनकी बहाली के लिए काम किया जाता है। सही। आपसे ये भी जानेंगे कि किस तरह बच्चों को लाया जाता है, लेकिन जब यहाँ पे बच्चे आ जाते हैं तो क्या वो खुशी से आते हैं या वो अपने उस प्रोफेशन को या जो वो काम कर रहे होते हैं उसको मिस करते हैं? क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, उनको आप उनकी समझ से जब वो कुछ समझना या सीखना शुरू करते हैं, जिस काम में लगाएंगे वहीं उनकी दिलचस्पी बनना शुरू हो जाती है। तो जब उनके वालिदैन या उनसे काम लेने वाले उनकी दिलचस्पी इस काम में लगा रहे हैं और इतनी आसानी से, अगर बैगिंग की बात करूँ तो इतनी आसानी से उनके पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं, तो उनकी दिलचस्पी भी बनती है और वो फिर उसी काम को पसंद करने लग जाते हैं। लेकिन क्योंकि हुकूमत पंजाब ने एक कानून बनाया है कि बच्चों को ऐसी नापसंदीदा सरगर्मियों में इन्वॉल्व करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और ऐसे बच्चों को उस प्लेस से हम डिसलोकेट भी करेंगे और एक अच्छी उनकी फ्रेंडली प्लेस पे यहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे उनको तालीम और दीनी तालीम, हुनर और ऐसी तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी जाएंगी। तो ये बच्चे बिल्कुल भी यहाँ पे आने से पहले, यहाँ पे आने के लिए या रेस्क्यू होकर यहाँ पे जब लाने का प्रोसेस है उसमें बिल्कुल खुश नहीं होते और कोई रो रहा होता है, कोई भाग रहा होता है, हम ज़बरदस्ती उनको रेस्क्यू करते हैं। तो जब हमारे रेस्क्यू करने वाला स्टाफ भी पढ़ा लिखा होता है, 17 ग्रेड के चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं और क्योंकि माफिया इन बच्चों को सड़कों के ऊपर ऐसे काम में इन्वॉल्व करता है, इन बच्चों की निगरानी की जा रही होती है। तो फिर हमारे ऑफिसर्स की प्रोटेक्शन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वहाँ पे पुलिस की प्रोटेक्शन भी होती है ताकि कोई ऐसी सूरत हाल ना बने कि हमारे ऑफिसर्स को कोई माफिया घेर ले या गाड़ी को कोई नुकसान पहुँचाए। लेकिन बच्चे को हाथ लगाएगा सिर्फ चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, उसको हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर रेस्क्यू करेगा, पुलिस वाला उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। सही। जिस तरह आप बता रहे हैं कि बच्चे होते हैं, तो बच्चों का एज ग्रुप क्या है, कितने साल के मिनिमम एज और मैक्सिमम एज यहाँ पे होती है? जिस कानून का मैंने जिक्र किया है, पंजाब डेस्टिट्यूट एंड नेगलेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट, उस कानून के तहत जो भी 18 से बिलो है वो बच्चे की तारीख में आता है और वो बच्चा कहलाएगा। तो लेकिन जो इस एक्ट में लिखा गया है, क्योंकि ये है बच्चों की बहाली के लिए, तो 15 से बिलो हम बच्चों को रेस्क्यू करते हैं ताकि 15 से बिलो बच्चे को रेस्क्यू किया, 15 साल से छोटे बच्चे को, तो उसको टिल द एज ऑफ 18 यहाँ पे ग्रूम करें,
उसकी बेहतरी के लिए काम करें, उसकी साइको काउंसलिंग करें ताकि बुरे काम छोड़ के वो अच्छे कामों की तरफ आए और मुफीद शहरी बने। तो इसके साथ साथ जब हम किसी लोकेशन पे बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हम अपना प्रिंटिंग मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं। सही। वहाँ पे जो लोकेशन में बंदे या अवाम मौजूद होती है उनको बांट कहते हैं ताकि उनको पता हो ये इस बच्चे को कौन सा इदारा उठा रहा है और किस मकसद के लिए उठा रहा है। सही। तो ताकि कई बच्चे हम उधर से रेस्क्यू कर लेते हैं और उनकी पेरेंट्स को पता नहीं होता कि बच्चा किधर गया है। सही। तो उनकी नज़र में बच्चा गुम गया होता है या उनको ये होता है कि बच्चा कहीं और किसी शहर में भाग ना गया हो। तो लेकिन जब हम ये डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं ब्रोशर्स तो उनको पता चलता है यहाँ से बच्चे रेस्क्यू हुए थे, वो फिर पता करते हैं कि इदारे ने हमारा बच्चा तो रेस्क्यू नहीं किया। तो इस तरीके से बहुत सारे गुमशुदा बच्चे भी होते हैं जब हमारे कस्टडी में आ जाते हैं तो उनकी फैमिली के लिए हम खुद लोगों से रब्ता करते हैं, उससे क्लू लेके उसकी फैमिली तक पहुंचने की कोशिश की जाती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली हमारे पास रेस्क्यू नहीं होते। वो उस लोकेशन पे जिस माफिया के हत्थे चढ़े होते हैं उससे पहले भी 2-2 3-3 हाथों से होकर गुजर के आए होते हैं। तो हम फिर उनकी फैमिली को तलाश करने के लिए किरदार अदा करते हैं। बहुत सारे बच्चों को हमने 5-5 साल बाद DNA टेस्ट के ज़रिए भी हमने बच्चों को फैमिली तक पहुंचाया है। उसके साथ साथ फिर मीडिया कवरेज के ज़रिए मीडिया के दोस्तों की बड़ी हमारे साथ कोऑपरेशन है, तो मीडिया के ज़रिए भी हम फैमिलीज़ को तलाश करते हैं और इसके साथ साथ 15 पुलिस और पंजाब पुलिस की मदद से भी हमने बहुत सारे बच्चों की फैमिली को तलाश की है। सही। और जब बच्चे इधर आ जाते हैं तो कभी उनके पेरेंट्स ने इस चीज़ पे शोर भी किया कि आप हमारे बच्चों को क्यों लेके जा रहे हैं या यहाँ तक आए हैं वो उनके पीछे? इसकी मैं एक तो थोड़ा सा और बताना चाहूँगा इस सवाल के साथ साथ कि हम 3 तरीक़ों से बच्चों को रेस्क्यू करते हैं। एक तरीका ये है कि हमारे रूटीन के स्केड्यूल होते हैं, उसके ऊपर हमारी टीम स्केड्यूल के प्लान के तहत जाते हैं कि 12 बजे आज हमने फैज़ाबाद जाना है, मंडी मोड़ जाना है, ऐसी उसके मुल्हिका इलाकों में जाना है पिंडी के, तो वहाँ पे जाके उनको हम रेस्क्यू करते हैं जो भी नज़र में बच्चा है। इसके बाद हमारी एक हेल्पलाइन है 1121-1121। जिस तरीके से 1122 की एमरजेंसी की हेल्पलाइन है कि कोई ज़ख्मी हो तो हम इतला करते हैं जी इस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है, ज़ख्मी है, उसको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचाएं। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा भीख मांग रहा है, लावारिस है, आपकी नज़र से गुजरता है, तो पिंडी के एरिया में बल्कि पूरे पंजाब के किसी भी एरिया से 1121 पे कॉल करके उस बच्चे की मदद करवाई जा सकती है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ज़रिए। तो ये आवाम के लिए भी मैं अवेयरनेस के लिए बताना चाहूँगा कि 1121 पे कॉल करके किसी भी भीख मांगते बच्चे और लावारिस बच्चे, घर से भागे हुए बच्चे की इतला आप दे के उस बच्चे की ज़िंदगी में कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका सवाल जो था वो ये था कि पेरेंट्स ने कभी शोर किया यहाँ तक आए वो? क्योंकि उनको ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रेस्क्यू किए जाने के बाद इन सारे प्रोसेस के बाद हमने 24 घंटों के अंदर उस बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट में पेश करके लीगल कस्टडी लेनी होती है। अच्छा। जी। अब मिसाल के तौर पे आज जो बच्चा हमने रेस्क्यू किया हमने विद इन 24 आवर्स मतलब नेक्स्ट डे उसकी कस्टडी लेनी है कोर्ट से। तो फिर जब कोर्ट के प्रोसेस में वो पढ़ते हैं उनको स्टाम्प देना पड़ता है और उनको श्योरिटी बॉन्ड साइन करना पड़ता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसे इस बच्चे को हम बैगिंग में या ना किसी नापसंदीदा एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। वो श्योरिटी बॉन्ड उसको देना होता है अदालत को। अगर रिपीटेडली उनका बच्चा उसी सरगर्मी में इन्वॉल्व रेस्क्यू हो जाएगा इन फ्यूचर तो उसको 5 साल तक कैद हो सकती है और 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है, जिस एक्ट का मैंने जिक्र किया है। सही। अगर जिस तरह हम बात करें बच्चों के हवाले से और बच्चियाँ सिर्फ गुजरावाला में और आपने बताया कि लाहौर में हैं, तो यहाँ पे जब आप आते हैं या यहाँ पे आप देखते हैं बच्चियाँ हैं या वो आना चाहती हैं अपनी मर्ज़ी से भी, कुछ बच्चे जिनको अवेयरनेस होती है 15 साल के हैं या जो है 14-15 साल के बच्चे, वो अगर आना चाहें या बच्चियाँ आना चाहें तो क्या करते हैं? आप उनको लाहौर शिफ्ट कर देते हैं, किसी और सिटी में शिफ्ट किया जाता है या इधर ही? इसमें ये बड़ा अहम सवाल है क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है कि हम 11-21 पे बच्चियों के केसेस डील नहीं करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बच्चियों के केसेस को डील करते हैं। 11-21 पे कोई भी कॉल आएगी तो हमने कमिश्नर ऑफिस के थ्रू, यहाँ पे सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे काशाना उसको कहते हैं, बच्चियों का हॉस्टल है, तो वहाँ पे हम उनकी हेल्प लेते हैं बच्चों की रेजिडेंस के लिए। कोई बच्ची अगर ऐसी आ जाती है, उसके अलावा एक गहवारा इदारा है जहाँ पे नौमौलूद बच्चों को भी हम स्टे करवाते हैं कि स्टडी हमारे पास होती है लेकिन स्टे हम उनको सोशल वेलफेयर के इदारों में करवा देते हैं। तो इसमें यह है कि अगर किसी बच्ची के ऊपर जुल्म होगा, तशद्दुद होगा, इस्तेसाल होगा, डोमेस्टिक लेबर में उसके साथ कोई जुल्म हो गया या कोई भी किसी भी बच्ची के साथ पिंडी की ज्यूरिसडिक्शन में, इस ऑफिस की ज्यूरिसडिक्शन में कुछ भी कोई इतला आए, कोई हेल्पलाइन कॉल आए और या कोई एप्लीकेशन आए
तो हम उस बच्ची के लिए उसको उस जगह से रिमूव करने के लिए और उसकी बहाली के लिए उसको फांसी तहवील में लेते हैं। फिर अगर बच्ची के पेरेंट्स यहीं से मुतल्लक हों, इसी से ताल्लुक़ रखते हों, तो उसको हम सोशल वेलफेयर के इदारों में अकोमोडेट करते हैं। कस्टडी हमारे पास होती है। फिर कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद बच्ची को उसके पेरेंट्स के हवाले कर दिया जाता है, क्योंकि अल्टीमेट चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का मकसद यही होता है कि बच्चे की बहाली के बाद उसके फैमिली को के पास वो बच्चा जाए, अपनी फैमिली में ज़िंदगी गुजारे। लेकिन जो फिर लावारिस रह जाती हैं बच्चियाँ, उनको हम परमानेंट कस्टडी के लिए लाहौर या फिर गुजरांवाला में शिफ्ट करते हैं। सही। तो वो बच्चे जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों को इस्तेमाल करते हैं बेगिंग के लिए या और कामों के लिए, क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं होता, मजबूरियाँ होती हैं, वो बच्चे जो है इधर आ जाते हैं, आप उनको रेस्क्यू कर लेते हैं, उनके पेरेंट्स भी खुश होते हैं कि अच्छी उनकी परवरिश हो रही है, वो आके कभी विजिट कर सकते हैं यहाँ पे, उनसे मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, हम फैमिली की काउंसलिंग भी करते हैं जो बच्चों से ऐसे काम करवाते हैं, ताकि उनकी काउंसलिंग करके बच्चों से ऐसे काम करवाने से उनको रोका जाए। तो इसमें जो सबसे पहले हमारी जो कोशिश होती है, फैमिली की काउंसलिंग करके उनसे ये उनको मना करवाया जाए कि बच्चे से ऐसे काम नहीं करवाने। लेकिन यूजुअली वालिदैन जो बच्चे से खुद ये काम करवा रहे हैं, बच्चा उनकी ATM का मशीन है, बिल्कुल, वो डेली 500, 1000 या 1500 रुपये लेके घर जा रहा है। तो एक मिसाल भी दे देता हूँ। एक वालिद के 7 बच्चे थे, 5 उसमें से भीख मांगते थे। हमने उसको इधर बुलाया कि आप क्या काम करते हो? कहता मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है, मेरे 5 बच्चे मांगने जाते हैं या कमाने वाले हैं। तो वो तो फिर अगर एक दिन भी बच्चा इधर रह जाता है तो उसकी उस दिन की दिहाड़ी मारी गई, तो वो तो खुश नहीं होगा। लेकिन अल्टीमेटली हमने ये देखना होता है कि बच्चे के फ्यूचर के लिए क्या ज़रूरी है। बच्चे अगर आप उसको काउंसलिंग नहीं उसकी करेंगे, उसको इस काम से नहीं हटाएंगे, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की गाड़ियाँ पेट्रोलिंग नहीं करेंगी सड़कों के ऊपर, तो ये अपना काम जारी रखेंगे और इन बच्चों का फ्यूचर मतलब आप ये भीख मांगने से शुरू करते हैं, फिर नशे में इन्वॉल्व होते हैं और इनकी मैक्सिमम एज 25 से 30 साल होती है, इससे भी कम होती है। तो जब हम इन कामों से इनको रोकेंगे तो ये बच्चे पॉजिटिव सरगर्मियों की तरफ आएंगे और माशरे का फाल शहरी बन के इनकी उम्र भी ज़्यादा होगी और अच्छे शहरी के तौर पे सामने आएंगे। सही। जिस तरह आपने फ्यूचर के हवाले से बात की साहब, तो व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 18 ईयर्स? जब 18 साल का बच्चा हो जाता है, उस उम्र में ना तो उसके पास कोई इतनी ज़्यादा डिग्रियां होती हैं कि उसको कोई अच्छी जॉब मिल जाए, तो क्या किया जाता है? उसको घर वालों के पास या उन लोगों के पास वापस भेज दिया जाता है जो उसके दूर के रिश्तेदार होते हैं, या उसे कहा जाता है कि आप जाएं जॉब तलाश? बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा रेलिवेंट है इससे, क्योंकि जितना हो सकता है इन बच्चों के लिए हम करते हैं। हमारी एक नेटवर्किंग है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, जो लोकल ट्रेड यूनियंस होती हैं उनके साथ, इनके रोज़गार के लिए हमने उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होती है। जो बच्चा ये सारे काम छोड़ के पॉजिटिवली ऊपर आता है, पढ़ाई की तरफ आता है या काम करने की तरफ आता है, कोई हुनर सीखता है, तो हम इनकी जॉब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू और ट्रेड यूनियंस के थ्रू करवाते हैं। इसके साथ साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो खुद ही ऐसे बच्चों को जो कि काम करने के काबिल हो जाते हैं, कुक की सीट पे, क्लर्क की सीट पे, चाइल्ड अटेंडेंट की सीट पे, चौकीदार की सीट पे बहुत सारे बच्चों को भर्ती कर चुका है 18 के बाद, जो कि सरकारी जॉब कर रहे हैं। इसी में रेस्क्यू होके आए थे, उनके आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसको जब ये एज क्रॉस की उन्होंने, तो उनको जहाँ पे जॉब दी गई है वो जॉब भी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं। इसके साथ साथ फिर एक डेफ एंड डम्ब बच्ची थी, उसकी एक डेफ एंड डम्ब रिश्ता उसका आया अमेरिका से, तो उसकी शादी भी की, निकाह उसका हुआ लास्ट ईयर। तो इसी तरीके से इनके जो फ्यूचर के लॉ में भी थोड़ी सी कमियां थी, इसको भी बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। हमारी चेयरपर्सन है चेयरपर्सन है सारा अहमद जी, वो इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। PTI की हुकूमत के आने के बाद काफ़ी चीज़ें उन्होंने इम्प्रूव की हैं और इदारे के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से भी आप देखें तो उन्होंने बहुत सारे इकदाम किए हैं और सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी वो एक्टिव हैं। और कोई भी मीडिया पे बच्चे का केस आता है तो खुद हमसे वो रब्ता करती हैं कि आपने इस केस के ऊपर क्या किया है। तो उसके वाले से हम कहेंगे कि उनकी जो कोशिशें काफ़ी सताइश के काबिल हैं। सही। जिस तरह आपने कहा कि बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है, कुछ ड्रग एडिक्ट होते हैं, तो उस तरह के बच्चों की रिहैबिलिटेशन किस तरह होती है? क्योंकि उनकी सेहत बहुत ज़्यादा डिक्लाइन का शिकार हो जाती है, उनकी आदतें, फिर उस नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट होना, सिर्फ आप वर्बल थेरेपी से तो नहीं हो सकते, तो कहीं और उनको भेजा जाता है ट्रीटमेंट के लिए, या यहीं पे इंतज़ाम है? रावलपिंडी के जितने भी मेन स्ट्रीम जो हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट के, उन सब में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के लिए एक फोकल पर्सन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, नोटिफिकेशन हो चुकी हैं।
हमें कोई भी मसला होता है जो एक हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं होती तो हम दूसरे हॉस्पिटल के फोकल पर्सन से डिस्कस करते हैं कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए आप क्या करेंगे। इसी तरीके से होली फैमिली में भी साइकेट्रिस्ट वार्ड है और इसमें भी BBH में भी है, तो उनकी भी हेल्प ली जाती है। इवन के हमारे पास भी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे मौजूद है 17 ग्रेड में, वो बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। लेकिन कोई टफ़ केस आए या उनको कोई साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत हो, स्पेशलिस्ट की, तो उनको वहाँ पे लेके जाया जाता है। जो भी इनकी नीड हो वो पूरी की जाती है ताकि उनकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत को बेहतर बनाया जा सके। सही। अली साहब, अभी यहाँ पे कितने बच्चे मौजूद हैं आपके पास, क्या एज ग्रुप है उनका, और ख़ास तौर पे सर्विसेज क्या क्या है उनके लिए? यहाँ पे हमारे पास रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ ऐसी हैं कि आम घर में भी बच्चे को वो फैसिलिटीज़ मैसर नहीं होती। रहायश का आला बंदोबस्त है, AC रूम है, और इसके साथ साथ एक अप्रूव्ड मेन्यू है जिसमें अगर लिखा हुआ है कि सुबह ब्रेड जैम और अंडा देना है तो उसको मैं भी चेंज नहीं कर सकता। मैं बाउंड हूँ क्योंकि सिक्योरिटी कैमराज लगे हुए हैं हर जगह पे इसको इंश्योर करने के लिए। तो होम डिपार्टमेंट में डायरेक्ट इनकी एक्सेस है कैमरों की, तो जो भी चीज़ इनके लिए अप्रूव हो चुकी है उसको इंश्योर करने के लिए मैं 24 आवर्स यहाँ पे मौजूद हूँ, तो उसको इंश्योर करता हूँ। तो उनका मेन्यू अच्छा है, मटन है, चिकन है, पुलाव है। तो इनको ब्रेक में, स्कूल की ब्रेक जो प्रीमिसेस के अंदर ही 5th तक हमारा स्कूल है, स्कूल की ब्रेक में इनको बर्गर भी मिलते हैं, शवारमा भी मिलते हैं, सैंडविच भी मिलते हैं डेली। और इन सारी चीज़ों के साथ रोज़ जूस होता है, जूस और सैंडविच किसी दिन हो गया, किसी दिन शवारमा और जूस हो गया, किसी दिन सैंडविच और जूस हो गया। इस तरीके से इनको खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा आला किस्म का मेन्यू है जो कि हम मुतवसत या थोड़े से अपग्रेडेड जो इसके क्या कहना चाहिए वेल सेटल फैमिली में भी ऐसा खाना बच्चों को मुयसर नहीं होता जो कि इनको यहाँ पे दिया जाता है। इसके साथ साथ प्रीमिसेस के अंदर ही 5th तक स्कूल है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। इसके साथ साथ साइको काउंसलिंग का बंदोबस्त है। फिर किसी बच्चे के साथ ज्यादती होती है तो उसको लीगल एड की अगर ज़रूरत हो तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर लीगल है हमारे, जो मतलब जैसे ये एक परिंदों के हवाले से एक बच्ची के साथ जुल्म हुआ था, परिंदे उनसे आज़ाद हो गए थे बच्ची से, तो उसको उन्होंने मारा ज़ारा शाह का। तो उसके ऊपर भी हमने एक्शन लिया और अभी तक हमने प्रोसिक्यूशन के साथ भी राब्ते में है, तो उनकी अभी तक ज़मानत नहीं हुई। सही। तो इसी तरीके से एक किंजा बच्ची का एक बड़ा मशहूर केस था कि वो आर्मी में डॉक्टर थी जो एक्यूज़ थी, तो उनके भी हमने काफ़ी अर्से तक ज़मानत नहीं होनी थी, वो आर्मी में भी उनके खिलाफ इंक्वायरी चली है। सही। तो इसी तरीके से हम कोई भी बच्चे के ऊपर जुल्म हो तो हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। इवन के मुकदमा दर्ज कराने के लिए भी हम पेश होते हैं कि इसका अगर मुकदमा दर्ज होना चाहिए तो हम करवाते हैं। सही। तो पेरेंट्स भी मुकदमा दर्ज कराने के लिए एग्री ना हो तो बीइंग स्टेट हम करवा देते हैं। सही। तो अभी यहाँ पे आपके पास जो बच्चे हैं वो उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी एज का बच्चा किस एज ग्रुप हमारे में पास मैक्सिमम जो एज है वो 17 है। 17 के 3-4 बच्चे हैं। उसके साथ जो बिगनिंग है अभी तो कुछ दिन पहले तो हमारे पास 5 से ऊपर थे, लेकिन अभी 3 साल का एक बच्चा है। वो 3 भाई थे, उनका वालिद सड़क पे सोता था, तो फिर हमने उन बच्चों के ऊपर उसकी हालत को देखते हुए एक्शन लिया। बच्चे हमारे पास हैं। वालिद को हमने कहा कि आपके पास 2 महीने का टाइम है, सेटल होके घर का अपना एस्टेब्लिश करो, फिर बच्चे आपको वापस देंगे। सही। तो मतलब इस तरह भी होता है। और अगर कोई पेरेंट्स मुश्किल हालात में है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है और समटाइम्स तो इंसान सुसाइड की तरफ चला जाता है, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि अपनी मर्जी से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर अपने बच्चे 3-4 महीने के लिए छोड़ सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर किसी के हालात ख़राब हैं और उससे बच्चों को मुतासर होने का खदशा हो तो उसकी हालत को देखते हुए हमारे पास बाकायदा, आपको जैसे मैंने कहा, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की टीम है, वो उसकी वैल्यूएशन करेंगे कि बाकायदा इसकी हालत ऐसी है, वो रिपोर्ट हम कोर्ट में जमा करवाएंगे, तो उस तरीके से इन बच्चों को अकोमोडेट किया जा सकता है। सही। जिस तरह अली साहब आपने बताया कि मैक्सिमम एज अभी आपके पास 17 ईयर्स है, तो इस एज ग्रुप के बच्चे, ग्रोइंग एज होती है, बहुत सी फरमाइशें भी होती हैं, बहुत सी चीज़ें लेने का दिल भी चाहता है, तो बच्चों की फरमाइशें पूरी करने के लिए समटाइम्स ये होता है कि घरों में पेरेंट्स के पास नॉर्मली बजट नहीं होता, तो आप लोगों में क्या ये बजट कॉन्स्टेंट है या आप उनकी हर तरह की ख्वाहिशात पूरी करते हैं? इसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे कि ईद का त्यौहार है या जितने मजहबी त्यौहार हैं, इनके ऊपर इन बच्चों के लिए स्पेशल लाहौर से हमारे हेड ऑफिस से इनके फैंसी सूट्स आते हैं। फिर यहाँ पे एक फन फेयर का माहौल होता है, जंपिंग कैसल लगते हैं, मीना बाज़ार की तरह स्टॉल लगते हैं, एक फन फेयर का माहौल होता है ईद वाले दिनों में। और जब से मैं इधर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के तौर पे तैनात हुआ हूँ तो मेरी ईदें भी इनके साथ गुजरती हैं, क्योंकि पहले 2 दिन हमने सेलिब्रेट करना होता है, फिर हुकूमती शख्सियात और आला अहदेदारान भी फिर विजिट करते हैं इन दिनों में। तो इसके साथ साथ फिर इनकी फरमाइशें होती हैं कि हमें पार्क में लेके जाया जाए, हम इनको यू पार्क में लेके जाते हैं, जितने भी पार्क हैं,
बल्कि शक्करपड़ियाँ और जितनी सारी चीज़ें हैं, जगह हैं, ये सारी ये घूम चुके हैं। तो इनको फर्दर अभी भी हमारा प्लान है, जो गाड़ी चली है, एक बस चली है सर्विस, तो इसके ऊपर मैंने बात कर ली है इनके साथ। तो एक दिन वो कह रहे थे हम आपको देंगे, आपके बच्चे सैर करके आएंगे। यानी कि आउटडोर विजिट्स करवाए जाते हैं उनको, जितने भी हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी इनको करवाई जाती हैं। सही, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि 17-18 साल की एज में है और वो नहीं जाना चाहते, वो स्टिल चाहते हैं कि यहीं पे रहें, या स्टिल उनको कोई जॉब नहीं मिली और वो चाहते हैं कि उनको स्कॉलरशिप दी जाए ताकि वो अपनी तालीम मुकम्मल कर सकें या बैरून मुल्क जा सके, तो इस तरह का भी कोई पैकेज? इस तरह का भी इसके लिए हमें स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है, लेकिन अभी तक जितना भी हमने या स्पॉन्सरशिप से करवा लेते हैं लोकली, इसमें हमें हेड ऑफिस को भी इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता। सही, तो क्या स्पॉन्सरशिप मिलती है? मिल जाती है जी, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान में आपको पता है कि दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, मुखैर हजरात हैं। ये बच्चों के कमरों में जो एसी लगे हुए हैं वो भी हमने डोनेट करवाए हैं। सही। और बच्चों के स्कूल का फर्नीचर भी हमें मिला था एक जगह से। फिर जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए इलेक्ट्रिक वाटर कूलर होता है, जो नस्ब होता है स्टील का, वो भी हमें एक डोनेशन में मिला था। पंखे भी कभी कभी मिल जाते हैं। अच्छा। तो ये बच्चों के लिए जो चीज़ें उनके लिए सूदमंद हो, हमें ज़रूरत भी हो, तो वो मुखैर हजरात देते हैं, तो ली भी जाती हैं। और अगर कुछ लोग डोनेट करना चाहते हैं या अपनी ईदें गुजारना चाहते हैं आपकी तरह बच्चों के साथ, वो विजिट करना चाहें, तो क्या वो आ सकते हैं? आवाम के लिए ये पब्लिक ऑफिस है, आवाम यहाँ पे विजिट कर सकती है, वो देखते हैं। अगर वो समझते हैं कि इनको ईद यहाँ पे सेलिब्रेट करनी चाहिए, तो हमने ओपन रखा होता है। बस कोरोना में ये लास्ट ईद जो है, इसमें हम थोड़ा सा महदूद थी एक्टिविटी, अदरवाइज विजिटर्स आते हैं, ईद यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं और बच्चों के साथ खुशी से यहाँ पे ईद मना के जाते हैं। सही। और अगर बात की जाए इनकी एजुकेशन के हवाले से, दीनी तालीम और दुनियावी तालीम, आपने हमें बताया कि स्कॉलरशिप्स होती हैं, स्पॉन्सरशिप होता है, 5th ग्रेड तक यहीं पे स्कूल है, लेकिन दीनी तालीम के लिए क्या किया जाता है? और वो बच्चे जो गैर मुस्लिम होते हैं, उनकी दीनी तालीम किस तरह आप लोग करते हैं? जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं उनके लिए फिर हम किसी, अगर क्रिश्चियन कोई आता है, ज़्यादातर क्रिश्चियन ही होते हैं यहाँ पे, मतलब हिंदू बच्चा तो कोई और नहीं आया, क्रिश्चियन ज़्यादातर आते हैं। तो उनको हम क्रिसमस के ऊपर, अगर हमारे पास कोई क्रिश्चियन बच्चा स्टे करे, तो उसकी पूरी ईद का बंदोबस्त किया जाता है, उसके साथ केक कटिंग की जाती है और उसको बाकायदा चर्च में भी लेके जाया जाता है। सही। तो और बल्कि ये फिर हमारे पास जो स्टाफ क्रिश्चियन होता है, उनको भी, उनके साथ भी हम केक काटते हैं, तो उनके भी जज्बात का और मजहबी त्यौहार का ख्याल रखा जाता है। जी अली साहब, हमने दुनियावी तालीम के हवाले से तो बात की, अब दीनी तालीम के हवाले से मुझे बताइएगा कि इंडोर ही उनके लिए, बच्चों के लिए कोई इंतज़ाम है या बाहर उनको आप भेजते हैं मदारस में? नहीं, मदारस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो भी बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं उन्होंने प्रिंसिस के अंदर ही सीखना होता है। सही। क्योंकि वो लीगल कस्टडी में होते हैं। तो इसके लिए दीनी तालीम के लिए स्पेशल एक यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट की गई थी रिलीजियस टीचर के नाम से। इसमें एक हाफिज़ कुरान और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट कोर्स होता है दरस निज़ामी का, वो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे एक रिलीजियस टीचर्स को भर्ती किया गया है, जो कि तकरीबन 8-9 घंटे इन बच्चों के साथ रहते हैं और जितने भी दीनी चीज़ें या जैसे कलमे हैं, नमाज है, या और भी ज़रूरी जो चीज़ें बच्चे को आनी चाहिए, वज़ू का तरीका है, नमाज का तरीका है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चे को सिखाई जाती हैं और बच्चे 5 वक्त की यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। इसी तरीके से वो फिर कोई बच्चा दिलचस्पी रखता हो कि हिफ्ज़ करना है उसने, तो वो उनको यहाँ पे हिफ्ज़ भी करवा दिया जाता है। सही। तो सही। और अगर बात की जाए चाइल्ड अब्यूज़ की, तो इसके केसेस हम सुनते हैं बहुत ज़्यादा रूटीन में बढ़ रहे हैं। जब कोई बच्चा ऐसा आप रेस्क्यू करते हैं तो उनकी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और वो कुछ मंथ्स में भी रिकवर नहीं होता, उनके लिए आप क्या करते हैं? रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजते हैं या यहीं पे इंतज़ाम मौजूद है? इसमें ये होता है कि जो बच्चे ऐसे वाक़यात, अव्वल तो वाक़यात बढ़ नहीं रहे, वाक़यात वैसे ही हो रहे हैं जैसे पहले होते थे, लेकिन अभी अवेयरनेस लोगों में आती जा रही है। वाक़यात पहले भी होते थे लेकिन रिपोर्ट नहीं होते थे, तो अभी रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। इसके ऊपर अब जितनी ज़्यादा अवेयरनेस आती जा रही है, तो वालिदैन से भी मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों के ऊपर एतमाद करें और उनके साथ अपना एतमाद बनाएं, ताकि बच्चा छोटी से छोटी बात भी अगर आपसे शेयर करे, अगर उसके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करता है कि जो नापसंदीदा हरकत है, तो बच्चा आपको बताए, तो आप उसकी बात सुने और उसको उसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करना है उसको ट्रेन करें और क्लोज़ रिश्तेदारों के ऊपर भी नज़र रखें। जो कि दूर के कज़न आ जाते हैं, अंकल आ जाते हैं, तो हमको नहीं पता होता कि अगर हम बच्चे को अकेला किसी अपने घर के प्रेमिसेस में अकेला उसके साथ छोड़ देते हैं,
तो अगर वो ऐसी वैसी हरकत कोई बच्चे के साथ करता है और बच्चा हमें रिपोर्ट करता है तो हम बच्चे की बात पे एतमाद नहीं करते और उसे कहते हैं कि आप उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो बच्चे की बात को सुना जाए और बच्चों के साथ आप काउंसलिंग भी करें उनकी और अवेयरनेस करें कि अगर आपके साथ बच्चा पहले तैयार होना चाहिए कि अगर उनके साथ उन बच्चे को बता दें कि आपके लिए अच्छा बुरा क्या है, तो एक ख़ास बॉडी के हिस्से को आप पॉइंट आउट कर दें बच्चे को कि इस हिस्से पे अगर कोई बंदा आपको छूता है तो वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है। गुड टच और बैड टच उनको बताना चाहिए। हाँ जी, तो ताकि बच्चे को अवेयरनेस होगी। अगर बच्चे को पहले ही अवेयरनेस होगी कोई उसके साथ ऐसा बैड टच करता है तो बच्चे को अलार्म उसके जहन में आएगा और वालिदैन ने उसके ऊपर जैसा तरीका बताया होगा रिएक्ट करने का वैसा वो कर देगा और वो बंदा भी शर्मिंदा हो जाएगा और बच्चा बच जाएगा। बिल्कुल अली साहब, जिस तरह आपने बताया कि लीगल कस्टडी आप लोग लेते हैं कोर्ट से, बच्चे बहुत मासूम होते हैं। समटाइम्स वो ये भी कह सकते हैं कि हमें पेरेंट्स ने बड़ी ज़बरदस्ती मार के भेजा है भीख मांगने के लिए। कोर्ट में जाके वो ये भी कह सकते हैं कि हमसे तो भीख मंगवाते नहीं, हम तो उसी दिन गए थे शो किया कि कैसे होता है। तो कभी कोई ऐसा केस आपने देखा या कोई बच्चा जो बयान बदल ले तो फिर क्या करते हैं? सभी बच्चे ऐसा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्योंकि ये बच्चे हैबिचुअल होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। मैं इसकी मिसाल आप ही से लेके दूंगा कि आप अपनी गाड़ी में अगर जा रहे हैं कहीं पे किसी जगह पे शॉपिंग के लिए गए हैं, गाड़ी के पास आ गया, उसको ट्रेनिंग ही ऐसी दी गई है आप उसको लान तान भी कर लेंगे ना, वो आपकी गाड़ी के शीशे से नहीं हटेगा, आपको मजबूरन 10 रुपये देने पड़ेंगे। इसका क्या मतलब है? उसके पास उसके पीछे इतनी स्ट्रांग ट्रेनिंग है। तो ये सारी ट्रेनिंग उनकी होती है, उनको तैयार किया जाता है इस काम के लिए एज ए प्रोफेशनल। तो वो आप के पास आके क्लेम करेगा जी मैंने खाना खाना है, मुझे पैसे दे दें। आप कहोगे चलो मैं तुम्हें पैसे नहीं देती, वो होटल है उधर जाके खाना खाओ, तो मैं उधर पैसे दे दूंगी आपके खाने के, तो वो खाना नहीं खाएगा क्योंकि उसको ट्रेन किया गया। तो इसी तरीके से जो उसकी ट्रेनिंग है वो तो वो करेगा। लेकिन फिर ऐसे बच्चों को उनको बच्चों को काउंटर करने के लिए हमारे पास इन बच्चों की ड्यूरिंग ऑपरेशन वीडियोस होती हैं। हम बाकायदा इनकी पिक्चर्स बनाते हैं एट द टाइम ऑफ रेस्क्यू के ये किस तरह का काम कर रहे थे। किसी ने बोरा उठाया होता है, उसकी बोरे के साथ पिक्चर होती है, ये बाकायदा हम कोर्ट में दिखाते हैं ताकि ये अगर कोई बंदा कहे जी हाँ मैं तो ऐसा काम ही नहीं कर रहा था, तो हम कोर्ट में बाकायदा इनकी पिक्चर पेश करके लेके जाते हैं। सही। अली साहब, आपने हमें सर्विसेज के हवाले से भी बहुत अच्छा डिटेल में बताया, लेकिन जिस तरह आपने बताया कि आउटसाइडर्स आ सकते हैं, अपने इवेंट्स बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, जिस तरह आप अपनी ईदें गुजारते हैं उनके साथ, अगर आउटसाइडर्स डोनेट करना चाहें, क्योंकि अब बहुत डोनेशंस की ज़रूरत होती है, जितना हो कम है, या बच्चों के लिए कोई तोहफ़ा लाना चाहें तो वो क्या रब्ता कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल जी, जैसे मैंने कहा कि इनका प्रिस्क्राइब्ड एक मेन्यू होता है। मेन्यू के ऊपर टोटल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का खर्चा होता है कि मेन्यू जो हम तय कर लेते हैं उसके ऊपर हम किसी का वेट नहीं करते, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है, उधर से हमारा जो भी एक गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है वो चलता है। इसके साथ साथ फिर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो हमारा अगर आप हमारी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आपको नेट से भी मिल जाएगा, सेंट्रलाइज एक हमारा अकाउंट नंबर है जो सेंट्रलाइज पंजाब का है। वहाँ पे कोई डोनेट करना चाहे तो पैसे आप पैसे की शेप में वहाँ पे डोनेट कर सकता है। लेकिन लोकल जो हमारे सेंटर्स हैं, हम पैसे को अपना अभी सेंट्रलाइज अकाउंट है हमारा, लोकल अकाउंट नहीं है, तो फिर हम ये लोगों को कहते हैं कि हमें अगर एक मेज़ की ज़रूरत है हमें मेज़ दे दें। वो फिर जो भी डोनर होता है वो चीज़ दे देता है, या पंखे की ज़रूरत है, कूलर की ज़रूरत है, तो लोग ऐसी चीज़ें हमें डोनेट करते हैं और फिर आके देखते हैं कि उनकी दी हुई चीज़ बच्चों के लिए वो आके पूछते हैं आपसे कि बेसिकली चाहिए क्या है। जब भी कोई आता है ना, जो देने का विजिट करने के बाद जो देने का मतलब ख्वाहिशमंद होता है कि मैं यहाँ पे कोई ना कोई बच्चों के लिए कुछ काम करूँ, तो वो पूछ लेते हैं। फिर हमें जो ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत होती है उन बच्चों के लिए इमीडिएट, जैसे सर्दी है तो हमें हीटर की ज़रूरत होती है, लेकिन गवर्नमेंट भी कर रही होती है। लेकिन कभी हमें ज़रूरत हो तो फिर हम जो इमीडिएट ज़रूरत हो, जैसे पंखे भी हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी आते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत हो तो हम इन दैट शेप ऑफ गुड्स यहाँ लोकल लेवल पे चीज़ें ले सकते हैं। सही। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि कोई भी बच्चे आपको सड़क के ऊपर लावारिस घर से भागे हुए या छोटी मोटी चीज़ें बेचने की आड़ में भीख मांगते हुए या छोटी मोटी चीज़ें बेचते हुए नज़र आए, तो आपने उस बच्चे की उस ज़ाहिरी हालत पे नहीं जाना। आपने उस बच्चे की इतला, अगर आप समझते हैं कि ये बच्चा डिज़र्विंग है और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तरफ से इसकी बहाली के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए, तो आप चुप करके एक नंबर आप डायल कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑल पंजाब में 1121 1121 पे कॉल करके किसी भी बच्चे की बहाली में आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं, ताकि वो माशरे का फाल शहरी बन के वहाँ पे आवाम के लिए मज़ीद काम कर सकें। बहुत शुक्रिया अली साहब आपकी कीमती वक्त का।
थैंक यू। थैंक यू। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो। थैंक यू।